सिद्रा की हेल्प करके दिल बहुत खुश था। अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि दुनिया जहां की कामयाबी मिल गई हो। खादिम हुसैन के मोहल्ले से निकल के मैंने घर का रुख किया। हालत बहुत ख़राब हो रही थी। जो कल शाम से ऑफिस से आके टी शर्ट और ट्राउज़र पहना था, अभी तक उसी में था। क्योंकि रात जब हॉस्पिटल गया तो उसके बाद सिद्रा को लिफ्ट दी और फिर ये सब हुआ, जिसकी वजह से अभी तक घर नहीं जा सका था। अब मामू के घर जाना था, इसलिए चेंज करना ज़रूरी था। चेंज करने के लिए मैंने ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट का इंतखाब किया, क्योंकि आज ज़रा कज़न के दिल पे छुरियां चलानी थी, जो अक्सर लाइनें मारती रहती थी। चेंज करके मैं घर से निकला ही था कि मामू की कॉल आ गई। शाह साहब अभी पहुँचे नहीं, तुसी 6:30 हो गए हैं। बस मामू 20 मिनट में आया, जल्दी आप उतर। अल्लाह खैर करे, मामू की एक दिन में 2 बार कॉल, कहीं कोई मसला तो नहीं बन गया। और मसले का दिमाग में आते ही मुझे नसीबो लाल की याद सताने लगी। वहद नसीबो लाल ऐसी सिंगर हैं जो आपको सब मसलों से निकाल के एक नए मसले में डाल देती है। सॉन्ग प्ले किया ही था कि बेगम की कॉल आ गई। 3 बार लाहौल वाला कुव्वाता पढ़ के मोबाइल पे फूंक मार के कॉल पिक की। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं तबीयत? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ, तबीयत भी ठीक है। क्या कर रहे हैं मुस्तफ़ा? गाड़ी चला रहा हूँ और तुम्हारे हिजर में नसीबो लाल के गाने सुन रहा हूँ। ना है केड़ा हिजर है जिस विच नसीबो लाल के गाने सुने जाते हैं। बेगम के लहजे में तेज़ी थी। अब जैसे इंसान का हिजर, उसी हिसाब से इंसान सिंगर भी सिलेक्ट करेगा ना। अब अगर तेरी जगह तेरी वो सहेली होती जिसने तुझसे छुप कर नंबर दिया था, तो मैं ज़रूर आतिफ असलम या नेहा खोखर को सुनता। तुम ऐसे ही मरोगे। सहेली क्या, मैं भी नहीं आने वाली। और उस कमीनी का हाल फिर देखा था तुमने। और बाय द वे, वो नेहा खोखर नहीं है, नेहा कक्कड़ है। पहले खोखर ही थी, अब कुक्कड़ बनी है, किसी जल कुकर से शादी करके। मैं उसे जानता हूँ, पढ़ती रहती है मेरे साथ। अगर आपके साथ पढ़ती होती तो वर्ल्ड क्लास सिंगर ना होती, बल्कि आपकी नसीबो लाल की कोई मिनी ब्रांच होती। खबरदार, मैडम की शान में कोई गुस्ताखी नहीं तो अच्छा ही नहीं होगा। भाड़ में जाए आपकी मैडम। घर कब जाओगे? मुझे वीडियो कॉल करनी है। सॉरी मैडम, वीडियो कॉल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? फजूल बात। असल में वाईफाई काट दिया है पीटीसीएल वालों ने। मैंने बेगम के अरमानों पे पानी फेरने की कोशिश की। वजह, कल तक तो ठीक था और काटा क्यों? बेगम की आवाज़ में गुस्सा था। बस यार, बिल जमा नहीं करवाया। क्या फजूल बात है मुस्तफ़ा, क्यों नहीं करवाया बिल जमा? बस पैसे नहीं थे मेरे पास, गरीब हो गया हूँ मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। मुझे वीडियो कॉल करनी है तो मतलब करनी है, और अगले 30 मिनट में कॉल पिक हो। और अगर वाईफाई नहीं होगा तो जोन का पैकेज कर लेना वीकली। बेगम ने आइडिया दिया, लेकिन वो मुस्तफ़ा ही क्या जो बीवी की वाट ना लगाए। सो मैंने कह दिया कि बैलेंस नहीं है। अब बेगम काफ़ी तप चुकी थी, इसलिए फ़ौरन जवाब आया, ये मसला मेरा नहीं, तुम्हारा मसला है। तो मेरा मसला भी नहीं। बात तुम्हें करनी है ना, तो बैलेंस भेजो। ओके, भेजती हूँ। शुक्रिया। 5 से कम मत भेजना, वरना फ़ोन का दिल टूट जाएगा। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में तुम मुझे मिल गए थे। अब वो फुल तप चुकी थी, इसी मनहूस घड़ी में जो 450 की ली थी। इसी लड़ाई में मैं मामू के घर के सामने पहुंच गया और बेगम को बताया कि मैं मामू के घर आया हूं, बाद में बात करता हूं। मामू के घर आया हूं? मामू के घर आए हो? बेगम ने तस्दीक चाही। जी, मामू के घर आया हूं, मैंने जवाब दिया। वाओ, वेरी नाइस। बेगम के चहकने की आवाज़, मुझे फील हुआ कि कुछ गलती कर दी है मैंने, लेकिन समझ ना आई कि क्या गलती की है। लेकिन अगले ही लम्हे बेगम ने समझा दिया। अच्छा मुस्तफ़ा साहब, ऐसा है कि आप मामू के घर आए हैं, तो मामू के घर का तो वाईफाई ठीक है ना, इसलिए बैलेंस भेजने का प्रोग्राम कैंसिल। ऊपर जाएं और मामू से फ्री होकर बात करें। मेरा 500 बच गया। अब बेगम ने बाकायदा नारा मारा, तेरा तो मैं बड़ा इलाज करता हूँ, ज़रा रुक तू। मैंने गुस्से से दांत पीसे। क्या है ना मुस्तफ़ा साहब, जब आप जैसा बंदा गलती करता है तो बड़ा मज़ा आता है उसे अपनी गलती पे पछताता देख के। हाय, बेगम ने हंसते हुए कॉल बंद कर दी और मेरे लबों पे भी मुस्कुराहट आ गई। वो मेरे मामले में ऐसी ही थी, अपने अम्मी अब्बू की भी नहीं सुनती थी, ना बहन भाइयों में से किसी को खातर लाती थी। वो कहती थी मैं जुनून हूँ उसका, और यही सच था। मामू के घर से फ्री होकर मैं घर आया तो रात के 10 बज रहे थे। मुनीबा को मैसेज किया तो फ़ौरन जवाब आ गया और साथ ही कॉल भी।
उससे एक घंटा बात की और खूब जी भर कर तंग किया। कॉल ख़त्म होने के बाद जब बिस्तर में आया तो आने वाले वक्त के बारे में सोच के दिमाग उलझ गया। बार बार ये सोच आ रही थी कि सिद्रा के बारे में कुछ भी नहीं जानता, वो कौन है, किधर से आई है, अगर कल को कोई मसला बन गया या उसने कोई वारदात कर दी तो। ये सोच आते ही दिमाग नफ़ी कर देता कि वो ऐसी नहीं लगती। दूसरा ख्याल ये आता कि मुनीबा मेरे लिए पागल है, उसे कैसे बताऊं, कहीं वो मुझे गलत ही ना समझ ले और इस गलत फहमी के असरात कहीं हमारे रिश्ते पे ना पड़े। यह ख्याल काफ़ी खौफनाक था। लेकिन एक बात बहुत अजीब हो रही थी। दिमाग जब भी सिद्रा के ख़िलाफ़ कोई बात सोच के लाता तो दिल फ़ौरन सिद्रा के हक़ में दलील दे देता। घोड़े बेच के सोने वाली कहावत सुन रखी थी, लेकिन अमल इस पे लाइफ में पहली बार किया था। रात को दिमाग काफ़ी उलझा हुआ था। सोचते सोचते पता नहीं कब सोया था, और जब सोया तो घोड़े क्या गधे भी बेच के सोया। जब आंख खुली और मोबाइल पे वक्त देखा तो 11 बज रहे थे। बास की 5 मिस कॉल्स, कुली की 17 मिस कॉल्स, बेगम की 2 मिस कॉल्स मुँह चढ़ाती थी। साथ साथ जिनकी मिस कॉल्स आई हुई थी उनके काफ़ी मैसेजेस भी थे, लेकिन सबसे ज़्यादा खौफनाक मैसेज बेगम के थे। कभी कभी बेगम की धमकियों के बाद मुझे शक होता था कि मेरी बीवी तालिबान के किसी खूनी ग्रुप की कमांडर है। मतलब अजीब बकवास करती थी, बम से उड़ा दूंगी, कत्ल कर दूंगी, उठवा लूंगी। 800 किलोमीटर दूर होकर भी ये औरत मेरे खून हर वक्त खुश्क किए रखती थी। मैं कुछ देर ऐसे ही बेड पे लेटा सोचता रहा, फिर कुछ सोच के ऑफिस कॉल की और ऑपरेटर को खादम से बात करवाने का कहा। कुछ देर बाद खादम की आवाज़ सुनाई दी। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम सलाम, कैसे हो खादम सैन? अल्हम्दुलिल्लाह साहब जी, आप कैसे हो और ऑफिस क्यों नहीं आए आप? बस यार अभी आंख खुली है, आता हूँ कुछ देर तक, तुम घर का नंबर लिखवाओ। जी साहब लिख लें। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी कि पता करूँ कि सिद्रा कैसी है। मैंने नंबर डायल करके फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया। दूसरी रिंग कॉल पे पिक कर ली गई। दूसरी तरफ से पूछा गया, कौन? भाभी मैं हूँ मुस्तफ़ा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं? जी शुक्र मालिक का। सिद्रा किधर है? अपने रूम में है भाई, ज़रा बात तो करवा दें प्लीज़। जी भाई अभी करवाती हूँ। कुछ सेकंड सीढ़ियाँ चढ़ने की आवाज़ आती रही, फिर भाभी की आवाज़ सुनाई थी। सिद्रा ये साहब जी की कॉल है, बात कर लें, और मोबाइल में बाद में आके ले लूँगी, आप आराम से बात कर लेना। अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत सी सुरीली और बावकार आवाज़ मेरी समाज से टकराई। दिल में एकदम सुकून उतर गया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो सिद्रा, तबीयत कैसी है? सर बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। नाश्ता किया तुमने? नींद अच्छे से आई है ना? जी सर किया है नाश्ता, आपके शीरमाल और कबाब से। वैसे मुझे बहुत पसंद है शीरमाल। आपने नाश्ता किया सर? लहजे में फ़िक्र थी। नहीं अभी आंख खुली है तो ऑफिस जाके कर लूँगा। लाजमी कीजिएगा प्लीज़, अब की बार फ़िक्र के साथ इल्तिजा भी थी। अब तो खाने का वक्त हो रहा है तो लंच करूँगा। नहीं सर प्लीज़ आप कुछ हल्का सा ले लें। सो उठने के बाद इंसान के लिए नाश्ता बहुत ज़रूरी होता है, एक अच्छे और सेहतमंद जिस्म और दिमाग के लिए। अच्छा ठीक है, खा लूँगा कुछ। ओके कॉल बंद करता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो कॉल कर लेना। ठीक है सर, आप भी ख्याल रखिएगा अपना प्लीज़। ओके अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। कुछ तो ख़ास है इस लड़की में, ये मुझे क्या हो रहा है, मैं इतना इसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ? सिद्रा से बात करके जहाँ दिल को बहुत सुकून हो गया था, वहीं तबीयत पे उदासी सी छा गई। ऑफिस जाने का दिल नहीं कर रहा था, इसलिए बॉस को तबीयत खराबी का मैसेज करके फिर सो गया। 2 दिन की छुट्टी के बाद ऑफिस आया तो काम के अंबार लगा हुआ था। अगले दिन सिद्रा से बात करने के लिए भी वक्त नहीं मिला। जब घर आता तो बेगम की कॉल आ जाती और फिर बात करते करते सो जाता। ये सोच के सुबह उठ के कॉल करूँगा सिद्रा को, लेकिन फिर ऑफिस से लेट हो रही है। नाश्ता कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, कॉल करता हूँ, ऐसी चीज़ में 3 दिन गुजर गए। मगर इन 3 दिनों में वो एक बार भी मेरे दिलो दिमाग से स्किप नहीं हुई। सुबह संडे था, मैंने सोचा कल उसे सी व्यू पे ले जाऊंगा, कुछ बेहतर फील करेगी। ऑफिस वर्कर के साथ एक तो ये बड़ा मसला होता है कि पूरा वीक बंदे की सुबह जल्दी आंख नहीं खुलती और संडे को ऐसे जल्दी आंख खुल जाती है जैसे पता नहीं नसीबो लाल के प्रोग्राम जाना हो। मेरे साथ भी ऐसा होता था, लेकिन आज आंख कुछ ज़्यादा ही जल्दी खुल गई थी। शायद इसकी वजह यह थी कि सिद्रा को कहा था कि मैं संडे को आऊँगा, लेकिन अभी तक 8 बजे थे, इसलिए दोबारा सोने की कोशिश की लेकिन नींद नहीं आई।
लैपटॉप ऑन किया और वैसे ही वेबसाइट विज़िट करने लगा। कुछ देर ऐसे ही दुनिया की सैर करने के बाद कुछ सोच के बेगम का नंबर मिला दिया। सिद्रा के बारे में मुनीबा से बात करना बेवकूफ़ी था, क्योंकि मुनीबा ने फ़ौरन कहना था मेरी बात करवाओ सिद्रा से, और मैं नहीं चाहता था कि फ़िलहाल मुनीबा सिद्रा से बात करती। हो सकता है कि मुनीबा के मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाती जो सिद्रा डिसहार्ट करती। जिस कंडीशन में सिद्रा थी, यही बेहतर था कि उसे वक्त दिया जाता। लेकिन मुनीबा को बताना भी ज़रूरी था, क्योंकि इस तरह छुपाना मुनीबा का भरोसा तोड़ने वाली बात थी। बाद में अगर उसे पता चलता तो उसे ठेस पहुंचती भी। मैंने मुनीबा से आज तक कुछ नहीं छुपाया था। काफ़ी देर बेल जाती रही, लेकिन मुनीबा ने कॉल पिक नहीं की। फिर याद आया कि रात को लड़ाई हुई थी, इसलिए अब मैडम ज़रा नखरे करकेगी। वैसे भी हर रोज़ रात को हमारी बात एंड लड़ाई पे ही होता था। हम लिखे पढ़े पागल थे। दूसरी बार कॉल की बेल जाते ही फ़ौरन कॉल रिसीव कर ली गई। हमारा असूल था कि लड़ाई के बाद जब कॉल पे बात होती है तो हम सलाम दुआ नहीं करते थे, डायरेक्ट पूछते थे हुक्म करें, कॉल खैर से की है। और अल्लाह का शुक्र है हम रुखसती से पहले ही मियाँ बीवी वाली फाइटिंग में अच्छे खासे एक्सपर्ट हो चुके थे। अब भी यही हाल हुआ। कॉल पिक करते ही बेगम ने कहा, जी फरमाएं, सुबह सुबह कैसे याद किया? पे साइन लेने थे तुम्हारे। तुम मलका बरतानिया हो ना, एक फ़ाइल पे साइन लेने थे तुम्हारे। कैसे याद किया वड्डी लेडी डियाना? मैंने चिढ़ के जवाब दिया, अगर ये हो गया है तो बताएं कॉल क्यों की? मैंने मशीन लगानी है। मैंने एक ज़ोरदार कहका लगाया। तुम तो कहती थी मैंने कभी काम नहीं करती, अब मशीन लगानी है। अहमद तंग ना करें, कुछ देर तक बात करते हैं। मुझे ज़रूरी बात करनी है तुमसे, इसलिए अब 2 मिनट से आराम से बात सुनो। मेरा एकदम सीरियस लहजा सुन के मुनीबा भी सीरियस हो गई। क्या हुआ मुस्तफ़ा, खैरियत तो है? मुनीबा ने फ़िक्रमंद होते पूछा। हाँ खैरियत है, बस 2 बातें हैं। तुम्हें याद है तुमने एक बार मुझसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला था? मैंने मुनीबा को याद करवाया। हाँ याद है। उस झूठ में मैंने तुम्हें एक बात कही थी, याद है वो बात? जी याद है अच्छी तरह। आपने कहा था कि मैं आज तुम्हारी बहुत बड़ी मिस्टेक माफ़ कर रहा हूँ। अगर ज़िंदगी में कभी मुझसे मिस्टेक हो गई तो तुम भी दिल बड़ा करके माफ़ कर देना। मुनीबा ने हर बार मेरी बात दोहराई। गुड तो ऐसा ही है स्वीट हार्ट कि मैं एक काम कर रहा हूँ जो मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता। अगर कल को उस काम के नताइज कुछ गलत निकलते हैं तो तुम भी मुझे माफ़ करोगी, सेम मेरी तरह। लेकिन एक बात की गारंटी देता हूँ कि तुम्हें धोखा नहीं दूंगा और ना कभी तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ूंगा। लेकिन तुम मुझसे तब कोई सवाल करोगी। मेरा लहजा संजीदा और सख्त हो गया। कुछ देर की खामोशी के बाद मुनीबा की आवाज़ आई, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, इसलिए जब आप मुनासिब समझेंगे बता दीजिएगा। मैं एकदम से रिलैक्स हो गया। अच्छा ठीक है, अब तुम काम कर लो, मुझे भी एक काम है, शाम को बात करते हैं। ठीक है, आप फ्री होकर बता देना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मैं जब खादिम सर के घर पहुंचा तो शाम के 4 बज रहे थे। सर्दियों के दिन थे, इसलिए 4 बजे के बाद ऐसा लगता है कि सूरज अब जान छुड़ाने के चक्कर में है। दरवाज़ा खादिम सर ने खुद खोला। अरे साहब जी आप आए आए आए। उसने मुझे अंदर आने के लिए रास्ता दिया। कैसे हो खादिम सैन? मौला साईं का शुक्र है साहब जी। तब तक भाभी भी रूम से निकल आई और उनसे सलाम दुआ की। भाभी ऊपर जा रहा हूँ, चाय भी तो भिजवा दे। मैं यह कहते हुए सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। भाई रुके, अभी आप ऊपर ना जाएं। मेरा एकदम से दिल दहल गया। क्यों ना ऊपर जाऊँ, खैरियत है? किधर है सिद्रा? अब मेरी आवाज़ में गुस्सा और फिक्र भी थी। तभी खादिम हुसैन आगे आया और कहा, साहब जी फ़िक्र की कोई बात नहीं, बीबी जी ऊपर ही हैं और बिल्कुल ठीक हैं। रज़िया ने आपको इसलिए कहा है ऊपर ना जाएं कि बीबी जी के पास मोहल्ले की कुछ लड़कियां पढ़ने के लिए आई हुई हैं, बच्चियां बड़ी हैं इसलिए। मुझे एक खुशगवार हैरत हुई कि यह सिद्रा के फ्यूचर के लिए अच्छा साइन था। और अच्छा सही, लेकिन इतनी जल्दी कैसे हुआ? ये सब मैंने सवाल पूछा खादिम हुसैन से, लेकिन जवाब उसकी बीवी ने दिया। भाई आप अंदर बैठे, मैं बताती हूँ। और मैं उन दोनों मियाँ बीवी के साथ रूम में आ गया। साहब जी ये हमारे सामने मेमन हैं, अच्छे खासे खाते पीते हैं। उस दिन उनकी औरत हमारे घर आई तो सिद्रा मेरे पास बैठी थी। बातों बातों में उसने कहा कि 2 बच्चियां जवान हैं, कोई काबिल एतमाद ट्यूशन पढ़ाने वाला नहीं मिलता। तभी बीबी जी ने कहा कि बच्चियां किस क्लास की हैं? मेरी पड़ोसन ने बताया कि FA का पहला साल है। बीबी जी ने कहा कि अगर आप मुनासिब समझे तो मैं पढ़ा दूंगी। उसने मुझसे पूछा कि कौन है, तो मैंने बोल दिया कि मेरी भांजी है। फिर वो औरत बच्चियां ले आई और बीबी जी को कहा कि ज़रा मेरे सामने कुछ पढ़ाएं, तो बीबी जी ने बहुत अच्छा पढ़ाया। वो औरतें बहुत खुश हुईं।
वो औरत बहुत खुश हुई। पहले कहती है कि आप हमारे घर आकर पढ़ा दिया करना, लेकिन बीबी जी ने सख्ती से जवाब दिया कि भले फीस दें या न दें, मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगी। फिर दूसरे दिन वो औरत अपनी दोनों बेटियां और दो अपने भाई की लड़कियां छोड़ गई। अब बीबी जी पढ़ा रही हैं। खादम की बीवी ने मुझे पूरी तफसील बता दी। मेरे मुंह से बेख्तियार निकला माशाल्लाह, लेकिन साथ ही एफए की बच्चियों को पढ़ाने वाली बात मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि अगर एक लड़की एफए की स्टूडेंट को पढ़ा सकती है तो इसका मतलब है कि उसकी क्वालिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा है। अब मेरा दिमाग बहुत उलझ चुका था। अगर सिद्रा इतनी पढ़ी लिखी है तो जिस्म फरोशी जैसे गंदे धंधे की तरफ कैसे आई? आखिर क्या मजबूरी थी कि उसने ये सब किया? वो बच्चों को पढ़ा के भी तो अपना पेट पाल सकती थी, किसी स्कूल में जॉब भी तो कर सकती थी। फिर उसकी माँ बाप किधर हैं? और इन हालात में वो कैसे पहुंची? जैसे जैसे सिद्रा के बारे में सोच रहा था वैसे वैसे दिमाग बहुत उलझता जा रहा था। इसी असना में मुझे सिद्रा की आवाज़ ख्यालों से बाहर लाई। शायद भाभी ने उसे इतला दी थी कि मैं आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। सिद्रा ने मुस्कुराहट होंठों में दबाते हुए सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम मिस टीचर, मैंने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो उस वक्त पिस्ता कलर का सूट पहने हुए थी जिसके दामन पे बहुत नफीस काम हुआ था और ये कलर इस पे जच भी रहा था। वो मेरे सामने सोफे पे बैठ गई। अच्छा सिद्रा, तुम बैठो नहीं यार, तैयार हो के आओ, मामू के घर जाना है। सिद्रा ने हैरानी से मेरी तरफ देखा तो मैंने कहा, तैयार हो के आओ, चेंज करना है तो कर लो। ओके, मैं 10 मिनट में आई। ये कहकर वो ऊपर चली गई। खादम और उसकी बीवी बाहर बैठे थे, इसलिए मैंने मामू के घर का कहा था। सिद्रा के ऊपर जाते ही भाभी चाय और बिस्कुट ले आई। खादम हुसैन भी मेरे पास रूम में ही आके बैठ गया और हम लोग चाय पीते इधर उधर की बातें करने लगे। कुछ देर के बाद भाभी ने बताया कि भाई बीबी जी कह रही हैं चले। मेरी गाड़ी की चाबी और मोबाइल टेबल से उठाता हुआ बाहर आ गया। सिद्रा पे नज़र पड़ते ही एक पल को सांस रुकती महसूस हुई। वह बहुत प्यारी लग रही थी, इतनी कि मुझे अपने दिल की तेज़ होती धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। ब्लैक कलर का हमेशा मेरी कमज़ोरी रहा है और उस वक्त सिद्रा ने ब्लैक कलर का ड्रेस पहन रखा था, साथ लाइट सा मेकअप और साथ मैचिंग ज्वेलरी। जब मैं ऐसे ही कुछ सेकंड उसे बिना पलके झपकते देखता रहा तो सिद्रा के होंठों पे बड़े दिल आवेज मुस्कान आ गई। चलें शाह जी, मैं तैयार हूँ। सिद्रा की आवाज़ मुझे उसके शहर से बाहर ले आई। जी जी चलें। बाहर निकलते ही मैंने उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला, जो अब ज़्यादा ख़राब होने की वजह से किसी और के लिए खुलना मुश्किल हो गया था। मेरे दूसरी तरफ से आने तक वो बाहर खड़ी रही। बैठो ना। बैठ क्यों नहीं रही? मैंने हैरानी से पूछा। पहले आप बैठें फिर मैं। सिद्रा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अच्छा जी, इसमें क्या साइंस है? साइंस कुछ नहीं सर, बस एहतराम है। और अच्छा चलो ठीक है, मैं बैठ जाता हूँ, मैंने ड्राइविंग सीट पे बैठते हुए कहा और मेरे बैठते ही वो मेरे बराबर बैठ गई। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और न्यू दराजी से होता हुआ अलादीन पार्क वाली रोड पे आ गया। अब गाड़ी में मोन्टाल पेरिस परफ्यूम की महक माहौल को सहर ज़रा बना रही थी। बड़ा अच्छा परफ्यूम लगाया हुआ था सिद्रा ने। जी सर जी, मुझे बहुत पसंद है ये परफ्यूम, मेरे चाचू कतर होते हैं वो लाए थे और मैंने ये वाह चीज़ घर से लेके आई थी। घर का नाम लेते ही उसके चेहरे पे और आवाज़ में एक कुरबसा आ गया। मोन्टाल पेरिस वाकई बहुत आला परफ्यूम है, मैंने तारीफ़ की। अच्छा तो पूछोगी नहीं कि हम किधर जा रहे हैं? सर क्योंकि मुझे पता है कहीं गलत नहीं जा सकते। सिद्रा ने पुख्ता यकीन से जवाब दिया। ये ज्वेलरी उस दिन ली थी तुमने? मैंने एक नज़र उसके कानों में झूलती आर्टिफिशियल बालियों को देख के कहा। जी सर, उस दिन जब ड्रेस लेने के बाद आपने कहा था शैम्पू वगैरह ले लें, जो लेना है तो ले लें, मुझे ये बहुत अच्छी लगी तो ले ली। बहुत अच्छा किया जो ले ली, बहुत अच्छी लगी है। अच्छा सर सॉरी। किस लिए सॉरी? मैंने हैरानी से पूछा। वह घर में भाई और भाभी के सामने मैंने आपसे ज़रा फ्री हो के बात की। कौन सा फ्री? मुझे तो नहीं लगा कि फ्री हो के बात की। सर मैंने आपको इशारा और शाहजी कहा और ऐसा इसलिए कहा कि उनको कोई शक ना हो कि मैं आपको सर क्यों कह रही हूँ। सिद्रा ने वजाहत दी। इसे तुम फ्री होना कहती हो? मुझे अच्छा लगा तुमने मुझे ऐसे बुलाया और मैं चाहूँगा कि तुम मुझे ऐसे ही बुलाया करो और फ्री होती रहो मुझसे, मैंने हंसते हुए कहा। ठीक है सर, सिद्रा ने मासूमियत से कहा। फिर सर मैंने मसनूई गुस्से का इजहार किया। सॉरी सर शाह। और इस बार हम दोनों हंस पड़े। बातों बातों में पता ही ना चला कि हम कब सी व्यू पे आ गए। हमेशा की तरह मैंने उतर कर दूसरी साइड का दरवाज़ा खोला। तुम इधर ही रुको, मैं गाड़ी पार कर लूँ। जब मैं गाड़ी पार करके आया तो वो पता नहीं किन ख्यालों में खोई हुई थी। हाँ जी चलें। हाँ, समंदर की रेत पे टहलते हुए मुझे आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है, क्या ख्याल है?
मैंने सिद्धरा से पूछा, शाह सर ऐसे प्यारे ख्याल आपको कैसे आ जाते हैं? सिद्धरा ने मुस्कुराते हुए पूछा, बस जी प्यारे लोगों का प्यार ही ख्याल आते हैं। मैंने हाथ से विक्ट्री का साइन दिया। वो खिलखिला के हंस पड़ी। वैसे तुम चाहो तो तुम कुछ और भी ले सकती हो। नहीं सर, मैं भी आइसक्रीम खाऊंगी। हम लोग आइसक्रीम के 2 लार्ज कप लेकर साहल पे आ गए। सिद्धरा बिल्कुल मेरे साथ चल रही थी और मेरे अंदर कोई बहुत महसूर एहसास कदम जमा रहा था। मैं खुद भी अपनी इस कैफियत पे हैरान था। शाम के 6 बजे का वक्त हो रहा था और साहिल पे उस वक्त बहुत कम हो। अब सिर्फ ज़्यादा मोहब्बत करने वाले ही हाथों में हाथ डाल साहल की रेत को उड़ा रहे थे। सर क्या सोच रहे हैं? काफ़ी देर की खामोशी के बाद सिद्धरा ने पूछा। कुछ नहीं, बस ऐसा ही। अच्छा तुम कराची किसके पास रहती हो? सिद्धरा कुछ देर खामोश रही और जब बोली तो उसकी आवाज़ में अज़ियत थी। सर क्या हम कहीं बैठ सकते हैं? मुझे महसूस हुआ इसकी आवाज़ में लर्जिश है। क्यों नहीं, चलो उस बेंच पे बैठते हैं। सर्दी की आमद थी और उस वक्त साहिल पे चलने वाली हवा ने काफ़ी ठंड बना दी थी। मैंने जैकेट पहन रखी थी इसलिए महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन हम जैसे ही बेंच पे बैठे तो मुझे महसूस हुआ कि सिद्धरा का जिस्म कांप रहा है। क्या हुआ, तुम्हें ठंड लग रही है? जी बस थोड़ी सी। चलो उठो वापस चलते हैं। नहीं सर अब ठीक हूँ और मुझे कुछ बताना है। आपको मेरे दिल पे बोझ है बहुत। मैं ना चाहते हुए भी बैठ गया और ओके ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या सर? सिद्धरा ने गर्दन उठा के देखा। ये जैकेट तुमको पहननी होगी। मैंने अपनी जैकेट उतारते हुए कहा, लेकिन सर आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। सिद्धरा ने फ़िक्र से कहा, और अगर तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई तो? मैंने खफगी से पूछा। सर मेरी खैर है, चुपचाप पहनो जैकेट। ये कहते मैंने जैकेट सिद्धरा की तरफ बढ़ा दी, जिसे उसने चुपचाप पहन लिया। कुछ देर की खामोशी के बाद सिद्धरा ने एक लंबी सांस ली। सर यहाँ मैं एक औरत के घर रहती थी जिसका नाम बल्कीस था, जो खुद भी जिस्म फरोश है। मैं उसके घर में 2 माह से रह रही हूँ। मैं कराची आई ही 2 माह पहले थी। पहले लाहौर थी। वहाँ बल्कीस से मेरी मुलाकात एक जिस्म फरोशी के अड्डे पे हुई तो बातों बातों में उसने कहा कि मैं तो मजबूर होकर कर रही हूँ ये काम। बच्चे हैं, छोटे हैं, अगर कोई और वसीला होता तो ये काम ना करते। बल्कीस ने कहा कि मेरा मियाँ भी नशा करता है। आगे से रो पड़ी। शाह सर मैं उसके काम में बिल्कुल न्यू थी। मुझे नहीं पता था कि ऐसी मकारियाँ भी होती हैं इस धंधे में। मुझे तो लगता था कि जिस्म फरोश औरतें अच्छी होती हैं, किसी को धोखा नहीं देती, किसी की फीलिंग के साथ नहीं खेलती, लेकिन सर ऐसा नहीं था। मैंने बिल्कीस को बताया कि मेरा भी कोई नहीं है, मैं भी मजबूर हूँ। तो बिल्कीस मुझे गले लगा लिया और बोली, आज से तुम मेरी बहन हो। सर इस तरह मैं उसके साथ कराची आ गई। यहाँ मैं बिल्कीस के अलावा किसी को भी नहीं जानती थी। जब मैं बिल्कीस के साथ कराची आई तो तीसरे दिन ही मुझे पता चल गया कि ये कोई मजबूर में जिस्म फरोशी नहीं कर रही और ना ही इसके बच्चे हैं। इसका मियाँ ठीक ठाक था, कोई नशा नहीं करता था। फिर तीसरी रात उसका मियाँ, जिसका नाम वहीद था, उठ के उस कमरे में आ गया जिसमें बिल्कीस और मैं सो रही थी। वहीद के आते ही बिल्कीस उठ के बाहर चली गई तो वहीद ने मुझसे अपनी हवस पूरी करने की कोशिश की। मैंने इनकार कर दिया और चीखना शुरू किया। तब बिल्कीस अंदर आई और मुझे समझाया कि हमने तुम्हें रिहाइश दी है, खाना दे रहे हैं, मेरा मियाँ की बात मान लो वरना ये तुम्हें पुलिस के हवाले कर देगा। ये इल्ज़ाम लगाकर उसने हमारा जेवर चुराया है। सिद्धरा सर झुकाए बता रही थी और उसकी आंसुओं से तर आवाज़ मेरे दिल को ज़ख्मी कर रही थी। सर पुलिस का नाम सुनकर मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि मैं पहले भी 2 बार रेड में होटल से पकड़ी गई थी। पुलिस वालों ने बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी और घसीट के थाने ले गए थे और वहाँ जाके ज़्यादती भी की। सिद्धरा बस करो, उठो चलते हैं, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। नहीं सर, मेरे दिल का बोझ हल्का होने दे। सिद्धरा की इस बात ने मुझे फिर बैठने पे मजबूर कर दिया। सर पुलिस के नाम से मैं डर गई और वहीद की बात मान ली। फिर सर ये सिलसिला चल निकला। हफ्ते में 2 बार बिल्कीस का मियाँ मुझसे अपनी हवस पूरी करता। वो ऐसा बेगैरत था कि जब कोई उसकी बीवी का भी कस्टमर आता तो वो बाहर बैठ जाता और बीवी उसके साथ रूम में भेज देता। उन लोगों ने मेरे बाहर जाने पे पाबंदी लगा रखी थी। अब जो भी ग्राहक आता वो मेरा ही सौदा करते थे। मैंने 2-3 बार बिल्कीस को कहा कि मुझे जाने दो, लेकिन उसने कहा कि जिस अड्डे से तुम्हें लाई हूँ उसकी मालकन को 1 लाख दे के लाई हूँ, वो मुझे दे तो चली जा, वरना पुलिस को बता दूंगी कि तुमने चोरी की है। और शाह सर हर बार मैं पुलिस के डर से रुक जाती। फिर शाह सर वो मुझे रातों को भेजने लगे। एक गाड़ी आती और मुझे ले जाती, जहाँ 3-4 मर्द भूखे कुत्तों की तरह पूरी रात मुझे नोचते। ये सिलसिला 2 माह चला। अब मेरे बेहद जब्त करने के बावजूद भी मेरी आंखों से आंसू रवा हो गए। मैं जो अब तक हौसले और जब्त के साथ सिद्धरा की बात सुन रहा था, अब मेरे आंसू
सारी हदें पार कर चुके थे। सर, जहां मुझे सिर्फ खाने के बदले दिन रात बेचा जाता, और फिर सर मैंने एक दिन इनकार कर दिया बिकने से। मैंने कहा, मुझे पुलिस को दे दो, जो मर्जी करो, मैं नहीं जाऊंगी अब कहीं। तब मुझे उस वहीद ने बहुत मारा और कमरे में बंद कर दिया। 3 दिन तक मुझे भूखा रखा। मैंने 3 दिन रो रो के रब से दुआ की, या अल्लाह मुझे इस दोज़ख और इस गंदे काम से निजात दे, मुझ पे रहम कर। तू सबको मौका देता है मालिक, मुझे भी मौका दे। 3 दिन की भूख के बाद मैंने हार मान ली और ये सोच कर लेट गई कि सुबह बल्कीस को बोलूँगी कि मैं काम के लिए तैयार हूँ। लेकिन अल्लाह ने मुझे उसी रात भागने का मौका दे दिया। मैं भाग आई। भागने के बाद मुझे पहले इंसान आप मिले, ये कहकर सिदरा फूट फूट के रो पड़ी। वो काफ़ी देर ऐसे ही रोती रही। मैंने भी रोने दिया, उसका दिल हल्का हो जाए। अब मेरे दिल में बहुत ज़्यादा गुस्सा था और मैं इस खबीज़ इंसान वहीद और उसकी बीवी को निशाना इबरत बनाना चाहता था। मैंने एक नज़र सिदरा को देखा जो अब सिसकियाँ ले रही थी। मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा। सिदरा, बुरा वक्त ख़त्म हो गया है, अब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कुछ नहीं कह सकती, बस अब और नहीं रोना। मैंने महसूस किया अब सिदरा का जिस्म बहुत कांप रहा है। उठो वापस चलते हैं, ये कहकर मैंने अपना हाथ सिदरा की तरफ बढ़ा दिया।